Okay, students. Yes, ma'am. Yes, I'll just tell you. देखो, two type of conduction. My screen is visible. My whiteboard is visible to you all, beta. Yes, ma'am. Yes, See, ma'am. there is conduction. ठीक है? There is conduction. ठीक है? Two types of conduction. One is the antidromic conduction, and the other is the orthodromic conduction. Okay. Now, as the name specifies, says anti, मतलब कि opposite. Ortho मतलब in the alignment of the nerve का supply. Am I clear, students? Am I clear, Yes, students? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो जब हम किसी मसल को स्टिमुलेट भी करते हैं ना, जब हम किसी मसल को स्टिमुलेट भी करते हैं, तब भी हम उसको ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन के थ्रू करते हैं. ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन के थ्रू क्या करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, हमें अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को स्टिमुलेट करना है ना? तो हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ रखेंगे? या तो यहाँ पे रखेंगे रिस्ट पे, या फिर हम मीडियल एपिकॉन्डाइल पे रखेंगे, राइट? और फिर जो डिस्टल इलेक्ट्रोड है या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, फिर यहाँ पे रखेंगे. करेक्ट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ठीक है. तो दैट इज ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन. व्हेन वी गो इन अलाइनमेंट विद द सप्लाई ऑफ द नर्व, इट इज ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन. ठीक है. Now, what is antidromic conduction? Antidromic conduction is opposite to what the normal nerve supply is going. आप कभी भी अगर एंटीड्रोमिक कंडक्शन करोगे, you will not be able to stimulate the muscle. जो few of you used to do while you were practicing in the lab also for the Faradic stimulation, कुछ बच्चे क्या करते थे कि इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को ज्यादा डिस्टल रख देते थे ऑन फ्रॉम दी पेन इलेक्ट्रोड. तो क्या मसल स्टिमुलेट होती थी? होती थी, नहीं होती थी? No, ma'am. नहीं No, होती थी ma'am. ना. वो इसीलिए नहीं होती थी बिकॉज दैट वाज एंटीड्रोमिक कंडक्शन. You have to be aligned with the nerve का supply onto the muscle. If you are aligning with that, तो उसके बाद आपका muscle का contraction मिलेगा. Am I clear? ऐसे ही we were studying about antidromic reflex. अभी antidromic reflex क्या होता है बेटा? कि that is also opposite. रिफ्लेक्स एक्शन कैसे बनता है? सेंसरी पे ब्रेन से जाता है, ब्रेन से मोटर पे जाता है, ऐसे ही बनता है ना नॉर्मल. सो दैट इज Yes, ma'am. ऑर्थोड्रोमिक रिफ्लेक्स. दैट इज ऑर्थोड्रोमिक रिफ्लेक्स. सेंसरी से गया, सेंसरी से ब्रेन पे गया, ब्रेन ने बोला मोटर को करो, तो ये बन गया पूरा रिफ्लेक्स एक्शन. अब एंटीड्रोमिक क्या हुआ? एंटीड्रोमिक ये हुआ कि मोटर से वो ब्रेन पे गया और ब्रेन से वो सेंसरी पे आया. ओके स्टूडेंट्स? ओके Yes, स्टूडेंट्स? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, Yes. ma'am. तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के when there is compartment syndrome, there is antidromic reflex. Okay, so we will Excuse me, go. ma'am. हाँ जी बोलो. How is it possible antitraumatic reflex? I mean, when we want to initiate a
movement, then the cerebral cortex, then cerebellum and basal ganglia all works together in order to generate that impulse. So मैं motor से brain में कैसे चला जाएगा? It all starts in the brain first. It all starts in the brain when the sensory receptors reach the brain. Yes, ma'am. Right? Even if we want to initiate a movement without touching anything, then also it all starts within the brain. बेटा फिर तो आप वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा एरिया यूज कर रहे हो. यहाँ तो वी आर हैविंग अ कनेक्शन विद द पेरिफेरली विद द सेंसरी एंड द मोटर रिसेप्टर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. और यहाँ पे पेरिफेरली डैमेज हुआ है लोअर लेग को. ठीक है, तो मसल का निक्रोसिस हो गया, इंट्रामस्कुलर एडिमा बढ़ गया, तो मसल का निक्रोसिस हो गया, तो वो मसल के रिसेप्टर्स ब्रेन पे जाएंगे और ब्रेन पे जाने के बाद रिफ्लेक्स थ्रू द सेंसरी आएगा. आई बात समझ में या नहीं? जो आप बोल रहे हो कि एवरी एक्टिविटी इज बाय द initiation of the brain, that is the दूसरा motor area, that is about the homolocus 34 or 35 cerebral cortex area. You are talking about that, Vikas. Okay. Yes, But here ma'am. we are talking about in the sense जब इंट्रामस्कुलर एडिमा बढ़ जाता है, जब इंट्रामस्कुलर एडिमा बढ़ जाएगा तो वो जो उसके मसल रिसेप्टर्स होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे. करेंगे ना बेटा. जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो ब्रेन को अपना वो भेजेंगे ना इंफॉर्मेशन. अब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सीआर को इंफॉर्मेशन देते हो ना, फिर सीआर से मैम के पास जाती है ना. ठीक है, दिस इज द ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन ऑफ अ क्लास. करेक्ट. ठीक है, अब एंटीड्रोमिक कंडक्शन क्या होगा? इसका एंटीड्रोमिक कंडक्शन क्या होगा? जब आप जाओगे सीधा टीचर के पास और फिर टीचर आएगी सीआर के पास, तो दैट वुड बी ऑर्थोड्रोमिक. Antithrombic. Antidromic. Sorry, antidromic, opposite. Now, ma'am, can you again explain this in the compartment aspect, this हाँ, मैं antithrombic? आऊंगी, आ रही हूँ. I am coming to the PPT. एक सेकेंड रुको. ओके, ये देखो, ये अच्छा. इतना सबको समझ में आ गया. पहला ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा से आर्टेरियल ऑक्लूजन हुआ, उससे मसल का इस्चीमिया हुआ, हिस्टामिन का रिलीज हुआ, केमिकल परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, वीनस का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इंट्रामस्कुलर एडिमा हुआ, इंट्रामस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, वीनस लिम्फेटिक आर्टेरियल कंप्रेशन हुआ. अब जब इंट्रामस्कुलर एडिमा और इंट्रामस्कुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो कॉन्कॉम्पिटेंट साइड वाली जो वेसल्स है, वीनस और लिम्फेटिक, उसका तो कंप्रेशन करेगा. उसके साथ साथ जो मसल के अंदर रिसेप्टर्स है, स्पेशली द मसल स्पिंडल होते हैं कि नहीं? मसल स्पिंडल होते हैं बेटा, ये कि नहीं? तो वो जो मसल स्पिंडल है, दे विल गो टू द ब्रेन, right? And they will say that you have to, what is a reflex is body's own mechanism to protect itself. So that will go to the brain and say, Are, you have to protect yourself. So when you have to protect yourself, they will go to the sensory receptors. अगर sensory receptors नहीं वहां पे रिक्रूट होंगे तो vasospastic antidromic reflex नहीं होगा. Am I clear? Somebody's mic is causing disturbance. Please mute your mic. Ma'am, can you repeat? Ma'am, कुछ सुना नहीं दिया. किसी का ना कुछ आवाज आ रही है. सारा? Satish. Yeah, it is. Okay, so I'll come back to it. Just a second, let me discard this. देखो, बेटा, पहले ट्रॉमा हुआ तो आर्टेरियल ऑक्लूजन हुआ, आर्टेरियल स्पाज्म हुआ. यस, दैट इज द फर्स्ट बॉडीज मैकेनिज्म. उसके बाद मसल का इस्चीमिया हुआ, करेक्ट. फिर हिस्टामिन का रिलीज हुआ तो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ी, वीनस कंस्ट्रक्शन बढ़ा, इंट्रामस्कुलर एडिमा बढ़ा, इंट्रामस्कुलर प्रेशर बढ़ा. अब जब इंट्रामस्कुलर प्रेशर सबसे पहले बढ़ेगा तो वो साथ वाले कंपार्टमेंट पे प्रेशर बढ़ाएगा, यानी कि वीनस और लिम्फेटिक प्रेशर को बढ़ाएगा. जब वो वीनस और लिम्फेटिक प्रेशर को बढ़ाएगा तो उसके अंदर जो मसल स्पिंडल है ना, उसके अंदर मसल स्पिंडल, यस मैम, है ना, तो वो जो मसल स्पिंडल है वो ब्रेन को बोलेगा ना कि अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हर तरफ से प्रेशर आ रहा है. तो वो जब ब्रेन को बोलेगा तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? वो रिक्रूट होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे कि नहीं?
जब वो रिक्रूट होंगे तो वैसोस्पैस्टिक एंटीड्रोमिक रिफ्लेक्स हो, जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो कॉन्कॉम्पिटेंटली फिर आर्टीरियल स्पाज्म हो जाएगा, फिर मसल का इस्चीमिया हो जाएगा और वापस ये विशियस सर्कल चलता रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके मैम, यस मैम। यस मैम। मैम इसमें एंटीड्रोमिक का क्या फीचर है? मतलब ब्रेन पे तो बेटा यूजुअली देखो, जाता ही है ना। हाँ बेटा, जब ब्रेन में जाता है तो नॉर्मल रिफ्लेक्स क्या होता है, सेंसरी जागते हैं, ब्रेन को देते हैं और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इज ऑर्थोड्रोमिक। करेक्ट आरुषि? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे तो एंटीड्रोमिक हुआ ना, पहले मसल का जो मसल थी उसका मस्कुलर इंट्रामस्कुलर एडिमा बढ़ा, फिर जो मसल स्पिंडल हुआ वो जागा, फिर वो मसल स्पिंडल ब्रेन पे गया, फिर उसने सेंसरी को बोला जागो जागो। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? बताओ। यस मैम। आरुषि 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 इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यस मैम, या मैम मेरे को नहीं, मतलब यूजुअल मैम रिफ्लेक्स में क्या होता है मसल से ही तो पहले हम स्टिमुलेट करके जाता है ना। मतलब मैं मसल कंफ्यूज पे हो रही हूँ, सब थोड़ी क्वेश्चन कर आ गए। तो मैम गई आपकी आवाज कट गई, मैम आवाज कट गई। मत को तो पहले एक मिनट, मैं बोल रही हूँ नॉर्मली रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? नॉर्मली रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता मैम है? पहले एनीवन? सेंसरी हाँ। रिसेप्टर्स एक्टिवेट हम्म, होते हैं ड्यू टू हॉट हम्म, टच, hot, cold, हम्म, pain. Then they go to हम्म, the spinal arc basically. Then motor neurons are recruited and we remove our hands or whatever the action is necessary. हम्म, So अच्छा एक ma'am, यस। in मिनट। this one, basically the motor ones are doing the functions. Like you said, there is a spasm occurring in order हम्म, to prevent the compartment syndrome from हम्म, further progressing. हम्म, यस मैम हम्म। अब आ गया समझ। ठीक है, नाउ इज इट टू एवरीबॉडी? ओके, यस मैम। यस। ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये क्या होती है? अब ये हम बोल तो रहे हैं कि एंटीरियर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ये होता क्या है एक्चुअली? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। एक होती है एटीरियो वीनस ग्रेडियंट थ्योरी। क्या होता है इस थ्योरी में? क्या होता है, प्रेशर दैट रिड्यूस द लोकल एंटीरियो वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। तो अगर वो एंटीरियो वीनस प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द gradient. It is not directly proportional to the gradient. Am I clear? Pressure is inversely proportional to gradient. Pressure gradient. Yes or no? Yes or no students? Students. यस ठीक है, मैम। नाउ क्या होता है, अगर ब्लड फ्लो डिमिनिश हो जाएगा तो क्या होगा? क्या मेटाबॉलिक डिमांड्स टिश्यू के फुलफिल हो पाएंगे? हो पाएंगे बेटा? नो मैम। नहीं हो पाएंगे, नहीं होगा, नो मैम। क्योंकि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा। और अगर टिश्यू को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम। स्टूडेंट्स, यस मैम। what are the common sides? Leg compartment syndrome, hand compartment syndrome, forearm compartment syndrome and foot compartment syndrome. और rare होती है thigh compartment और arm compartment. I have never seen these kind of compartment syndrome, so I don't really know that how they look like, but this is very common. Okay. अब ये होता क्या है? अरे कितना टाइम लगता है ये इश्चीमिया को होने में? ये तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप आईसीयू में बैठे हो, ठीक है, आप उसको डायग्नोस कर रहे हो कि वो क्रॉनिक एक्सर्शनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ना? है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस यस मैम। मैम। है ना?
तो एक मसल को लगते हैं 4 आवर्स, नर्व को लगते हैं 8 आवर्स, फैट को लगते हैं 12 आवर्स, स्किन को लगते हैं 24 आवर्स, बोन को लगते हैं 70 to 96 आवर्स. So therefore for a viable functional limb the upper threshold is about 6 hours. Okay? Yes or no? मैम एक मसल में इस्चीमिया होने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे तक ऑक्लूज रहना चाहिए, इस्चीमिया रहना चाहिए, तब जाके वो ओके. क्लियर? अब मैं Yes, आपको ये ma'am. सब Yes, क्यों ma'am. पढ़ा रही हूँ पता है? इसका एक रीजन है. अगर डायग्नोस्टिक से वो ऐसा लिख देते हैं तो हाउ विल यू बी थेरेप्यूटिकली टेस्टिंग कि जो डायग्नोसिस आया है आपका जो फंक्शनली इल पेशेंट में है दैट इज गोइंग विद दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट. यस और नो? आपको मेरी बात समझ में आई? बिकॉज यू आर फिजिकल थेरेपिस्ट, है ना? तो आप कुछ कर तो नहीं सकते टेस्टिंग, but clinically you can relate. So for clinical relation you need to know the tissue threshold to ischemia. Am I clear, students? You know why Yes, did I ma'am. told you the reason? Once I Yes, was ma'am. teaching this and one of your seniors asked me, मैम हमको क्यों जरूरत है इनका टिश्यू थ्रेशोल्ड जानने की? That is why I am giving you the reason. हमको इसीलिए जरूरत है. Are you all convinced कि हमको क्यों जरूरत है टिश्यू के थ्रेशोल्ड की जानने की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब डायग्नोसिस के लिए क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं डीप एकिंग पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द इंजरी. साइंस क्या होते हैं? इनक्रेडिबल पेन ऑन पैसिव मूवमेंट ऑफ लेग. क्यों? क्योंकि इस्चीमिक मसल हो गई है. अगर आप हल्की सी भी पैसिव मूवमेंट करते हो ना, जो पेशेंट है ना, ही लिटरली शाउट्स एंड यील्ड्स. अब आर्टीरियल सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो पल्सलेसनेस देख सकते हो आप. एक चीज देख रहे हो कि ये पेरिफेरली हो रहा है और पेरिफेरली हमारे पास पल्सेस भी होती है ना? हम यहाँ पे रेडियल आर्टरी देख सकते हैं, नहीं देख सकते? फोर आर्म पे. Yes, यस. ma'am. और नीचे कौन सी देख सकते हैं हम? टिबियल आर्टरी देख सकते हैं. लेटरल Yes, मेलुलस ma'am. के पीछे, हाँ, लेटरल मेलुलस के Yes, पीछे ma'am. कौन सी आर्टरी देख सकते हैं? बताओ. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. लेटरल मेलुलस के पीछे कौन सी आर्टरी देख सकते हैं हम? ओके, आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास. पेरिस्थीसिया भी होगा डिस्टली. Pallor, perishing cold, paralysis, tight, tense, swollen limb, redness, mottling, blisters. 6Ps may or may not be present but cannot exclude the condition based on their absence. Okay, आप 4Ps कह रहे थे, इन्होंने 6Ps बोल रहे हैं ये. Am I clear? Because this is according to new development. 4Ps तब गिरफ्लैंड ने दिए थे 1915 में. Okay, students. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब पेन कैसा होता है? क्लासिकली आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इंजरी, इट इज एग्जैजरेटेड विद पैसिव स्ट्रेच ऑफ इन्वॉल्व्ड मसल इन कंपार्टमेंट. Earlier symptom but inconsistent, not available in obturated patient. What do you mean by the term obturated patient? Who will give me the answer? Obturated patient कौन सा patient होता है? Anybody please tell me. बताओ. मैम बताओ. जिनका सेंसोरियम कम होता है. हाँ, जिनका सेंसोरियम कम होता है, दे आर दी ऑब्ट्यूडम पेशेंट. क्यों? क्योंकि अगर आप मसल का पैसिव मूवमेंट भी कराओगे तो क्या सेंसरी रिसेप्टर रिएक्ट करेंगे? No. बताओ बेटा. नहीं करेंगे ना. No, ma'am. तो वो obtuted patients are those patient जिनका सेंसोरियम is not well. Correct, absolutely correct. Good. Pallor. अब pallor कैसे दिखता है? देखो, मानसी, यू वर सेइंग कि हम इसमें वो देख सकते हैं
cyanosis compartment में. I said that it is just a sign. It is not something which is diagnostically can be used. Yes. So pallor, the extremity may appear cyanotic or mottled early in the course of event. Cyanosis is present early, whereas marked pallor in the distal extremity occurs later and after major arterial occlusion has occurred. ठीक है? Neither pallor nor cyanosis should be considered a sign, should be considered as a sign that is necessary. This is what I was pointing out on to you, Mansi, while you were telling about compartment syndrome. And the first thing you mentioned was about the cyanosis or the pallor. It is one of the signs which can be seen, but it is not that sign with which you can say, yes, ये compartment syndrome ही है. Am I clear, students? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Anesthesia. This is also an early sign. So there will be peripheral nerve tissue which is more sensitive than muscles to ischemia. So there will be permanent damage which may occur in 75 minutes. Matlab not even 1.5 hours. 1 hour and 15 minutes there will be permanent damage. There will be difficult to interpret. It will progress to anesthesia if pressure not relieved. Paralysis is it is development of motor dysfunction which suggests that the ischemia has been established and permanent damage has occurred. So there will be irreversible muscle fiber change occurs early as 6 hours after the onset on tissue ischemia. Okay. Pulselessness, you all know there will be loss of palpable pulse. Okay. And there will be clinical experience and experimental evidence verify that there will be irreversible tissue damage can occur in a patient with palpable pulse. अब हम मेजर कैसे करते हैं इंटरकंपार्टमेंटल प्रेशर? When compartment syndrome is suspected, the necessary equipment is available which is used for the measuring the intra-compartment pressure. So the compartment pressure over 30 mmHg or within 20 mmHg of the diastolic pressure are indicative of compartment syndrome. ये जो intercompartment pressure की मशीन होती है ना बेटा, it is more over like a मैम ये तो इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मॉनिटर है. हाँ, ये इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर मॉनिटर है बेटा, स्ट्राइकर स्टिक हैंडहेल्ड मॉनिटर. इसी से ही वो प्रेशर जो होता है वो दिखता है. और ये जो होता है ये वाइनशील्ड टेक्निक होती है, इससे भी प्रेशर मॉनिटर होता है. ये देख रहे हो आप, मर्कुरी मैनोमीटर, यहाँ पे डायस्टोलिक मिलता है mmHg पे. ओके. Yes, So, ma'am. Yes, ma'am. अगर आप गुड आईसीयूज में काम करो ना, दे आर वेरी कैसे आईसीयू which are very well developed Sophisticated ICs. हाँ sophisticated corporate hospitals. वहाँ पे ये जो white side technique होती है, that is usually in the ICUs also. तो आप वहाँ देख सकते हो वो कैसे measure करते हैं. तो there is a 3-way stopcock open to syringe में भी देख सकते हो. YouTube videos में भी बहुत अच्छा videos हैं about the compartment, how to measure the pressure of the compartment syndrome. Okay. Then there is also striker stick handheld monitor. Okay. But क्या होता है अभी भी in most of the practical scenario the diagnosis of compartmental syndrome is essentially clinical with all the investigations which are aiding in substantiating the diagnosis. अब main बात हो गई भाई, इतना कुछ है इसमें, how to go about the treatment, वो तो हमें पता होनी चाहिए ना. Isn't it Yes, a ma'am. very Yes, ma'am. isn't it a very complicated, or I would say
और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं बेटा, दे आर इरिवर्सिबल. अगर तो चेंजेस रिवर्सिबल होते, then also it won't have been so much life threat. Yes or no? Agree, disagree? अग्री सबसे मैम। पहला, हाँ, Agree, ma'am. फिशियोटमी. फिशियोटमी क्या होता है? Impeding tissue ischemia may be considered when the tissue pressure reaches between 20 and 20 mmHg below the diastolic blood pressure. So as a general rule, what is being done by the surgeon, the compartment should be released. लेकिन अगर बाद में दिखता है कि दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ एक स्कार ही रह जाएगा. क्योंकि अगर आप फेशियोटमी को पहले ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कर लेते हो, जब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप मसल को बचा सकते हो. बचा सकते हो या नहीं बचा सकते हो? बताओ. बचा सकते हो या नहीं? बताओ बताओ बेटा. बचा सकते हैं मैम। Yes, ma'am. है ना, मसल को बचा सकते हैं. और अगर आपसे गलती भी हो गई, आपको लगा कि आपने गलती कर दी, नॉट अ प्रॉब्लम, एक स्कार टिश्यू ही तो रह जाएगा. करेक्ट? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. fasciotomy should be performed in normotensive patients with positive clinical findings and the compartmental pressure of greater than 30 mmHg, when the duration of the increased pressure is unknown or thought to be longer than 8 hours. 8 hours is the in the patients who are normal. Normotensive मतलब जिसका hypertension भी normal है, मतलब they are not patients who are suffering from increased blood pressure. अनकोऑपरेटिव और अनकॉन्शियस पेशेंट्स में भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप ये देखो ना, पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर कल को कॉन्शियस हो जाता है और अगर मसल में इरिवर्सिबल लॉस हो गया, सो विल यू बी एबल टू मेक द पेशेंट इंडिपेंडेंट? नहीं कर पाओगे ना आप. कर पाओगे क्या? नो No. मैम। नहीं No, कर ma'am. पाओगे. No, ma'am. So it is better to go with the fasciotomy on time. Patients with low blood pressure and compartment pressures of greater than 20 mmHg. Okay. So this is the whole, the protocol which is being followed by physicians or surgeons to go with fasciotomy. Suspected compartment syndrome. Suspected compartmental syndrome. There can be two things. या तो पॉजिटिव क्लिनिकल फाइंडिंग है, तो आप सीधा ही आप फेशियोटॉमी के लिए जा सकते हो. सेकंड, पेशेंट इज नॉट अलर्ट, अनरिलायबल, पॉलीट्रॉमा विक्टिम, इनकल्सिव क्लिनिकल फाइंडिंग. सो हम कंपार्टमेंटल प्रेशर मेजरमेंट करेंगे. इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 30 mmHg आएगा, या डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 30 mmHg आएगा. अगर डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 30 mmHg आएगा, तो आप कंटिन्यूअस कंपार्टमेंटल प्रेशर मॉनिटरिंग करोगे एंड सीरियल क्लिनिकल इवैल्यूएशन करोगे. इसको करने पे तीन चीजें हो सकती है, या तो आपका प्रेशर लेस देन 30 mmHg हो जाएगा, तो आप कंटिन्यूअस कंपार्टमेंटल प्रेशर मॉनिटरिंग करोगे, या तो आपका प्रेशर मोर देन 30 mmHg होगा, तो आपको फेशियोटमी देना पड़ेगा. अगर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाता है, फिर भी आप फेशियोटमी करोगे. क्लियर और नॉट? क्लियर मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ma'am. This is very important statement. Delay in diagnosis was the most important determining factor for poor outcome. क्योंकि आपने irreversible loss को entertain किया. अगर आपने उसको entertain किया, तो you will not be, the prognosis is always bad.
अब फिशियोटमी ऑफ लेग में 3 अप्रोचेस यूज होती है। एक होती है डबल इंसर्शन फिशियोटमी, एक होती है सिंगल इंसर्शन फिशियोटमी, एक होती है फिब्लेक्टमी। सिंगल इंसर्शन फिशियोटमी, इंसर्शन एक ही लगता है, दैट इज ऑन टू lateral side of the leg. Okay, this is how it is being done. डबल इंसर्शन में क्या होता है कि 2 साइड्स पे इंसर्शन दिया जाता है, एक मीडियली और एक लेटरली। ओके, सो एक एंटीरियर फेशियोटमी की जाती है, एक डीप पोस्टीरियर फेशियोटमी की जाती है। Am I clear? So one incision is posterior medial and one incision is anterior lateral. ठीक है बेटा? Then Yes, there is, ma'am. this is fasciotomy closure. This is shoelace technique. Forearm fasciotomy ऐसे होती है। फोरआर्म fasciotomy, एक इंसिजन posterior compartment of the forearm पे लगता है और एक इंसिजन anterior compartment of the forearm पे लगता है। And there is the shoelace technique to close the fascia. This is how it is done. रिलीज करते हैं ना, ये खोलने के बाद रिलीज करते हैं। थाई फेशियोटमी होती है। थाई फेशियोटमी में यूजुअली क्या होता है बेटा, बहुत सारे इंसिजन लगे जाते हैं क्योंकि देयर इज अ मेजर ग्रुप ऑफ मसल विच इज क्वाड्रिसेप्स, है ना। तो एंटीरियर मीडियली भी लगता है, पोस्टीरियर लेटरली भी लगता है। ये तो शूलेस टेक्निक है फोरआर्म की। What are the disadvantages of fasciectomy? Closed fracture converted into compound fracture. And there is loss of stability. Now, what do you mean by closed fracture converted into compound fracture? Fractures you have already studied. Can you please tell me? Closed it. Which one is internal? The bone hasn't come out of the fascia by storing it. And compound is where there is a several fragments of bone are there. तो आपका क्या था, जब कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो गया, जब कंपार्टमेंट फॉर्म हो गया, तो जब आपने फेशिया को रिलीज किया ना, तो क्या हो गया, बहुत सारे पीसेस हो गए। जहां जहां पे आपने देखा कि फेशिया जो है, जहां जहां पे आपने देखा कि फेशिया टाइट है, आपने नहीं मतलब सर्जन ने उसको रिलीज कर दिया, राइट, उसको रिलीज किया, तो देयर विल बी मेनी फ्रैगमेंट्स व्हिच विल बी नॉट अलाइंड टू ईच अदर। यस और नो? यस और नो? पहले Yes, भी दे ma'am. वर नॉन फंक्शनल, पहले भी दे वर नॉन फंक्शनल, पहले भी अगर जब तक आपने फेशिया को नहीं रिमूव किया था तब भी वो सारी नॉन फंक्शनल चीजें ही थी, आपके लिए तो फंक्शन नहीं कर रही थी ना वो। पर अब आपने क्या किया, कोई चीज क्लोज फ्रैक्चर काइंड थी, बट टर्मिनोलॉजी में हम उसको यूज करते हैं कि अब आपने उसको कंपाउंड कर दिया, इतने सारे उसके फ्रैगमेंट कर दिए। दूसरे, देयर विल बी लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। अब लॉस ऑफ स्टेबिलिटी क्यों हो गई? अरे एक ट्रेन है, उसका एक कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट से आप 3-4 वो कर दो, आप 3-4 रिलीज कर दो, ठीक है ना, है ना। तो क्या जो अलाइनमेंट है उस कंपार्टमेंट का वुड बी मेंटेन्ड, मेंटेन होगा? No, ma'am. नहीं No, होगा ना। ma'am. So the stability won't be maintained. Now there is management of associated fractures. There will be fracture stabilization जो फिशियोटमी के बाद होनी चाहिए। अगर आप स्टेबलाइजेशन और फ्रैक्चर करते हो, देयर विल बी इजी एक्सेस टू द सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू। तो आप वुंड हीलिंग कर सकते हैं, देन विल बी वुंड केयर। सो सॉफ्ट टिश्यू कवरेज बाय 5 to 7 days, delayed closure vascular loop lace technique,
स्प्लिट थिकनेस, स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप्स ऑफ फ्री टिश्यू ट्रांसफर। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या होता है कि 5 से 7 दिन तक तो ना उसको पूरा इमोबिलाइज करके रखते हैं, तब तक आप कोई फ्रैक्चर का इमोबिलाइजेशन नहीं करते हो। आप खाली सॉफ्ट टिश्यू को बार बार आपको क्या करनी पड़ेगी, बैंडेजिंग टेक्निक करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप उसकी बैंडेजिंग टेक्निक करते हो तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि आपको कहीं से स्किन ग्राफ्ट लगाना चाहिए या फ्लैप्स लगना चाहिए, सो दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन इज मेंटेन्ड। What is the prognosis? Earlier it is diagnosed, better is the prognosis. So fear if diagnosed in timely and timely fasciotomy is done. Delay in diagnosis will lead to poor result with significant sequelae, muscle contracture, muscle weakness, sensory loss, infection, and whatnot. Now coming to chronic exertional compartmental syndrome. Their causes is young recreational athletes, new military recruits, elite athletes. So only the anterior and lateral compartments are more often affected. So symptoms are bilateral in about 75 of the patient. कम से कम 2 साल लग जाते हैं इसको डायग्नोस करने में। Diagnosis pre-exercise, resting pressure of 50 mmHg or more, pressure of 30 mmHg or more 1 minute after exercise, and pressure of 20 mmHg or more 5 minutes after exercise. Conservative treatment, NSAIDs, rest, muscle stretching, structured strengthening exercises. इसमें भी fasciotomy की जाती है बेटा, usually double mini fasciotomy की जाती है. Then we come to Walkman's ischemic contracture. It is a sequelae of untreated or inadequately treated compartment syndrome of acute type. So the typical posture includes elbow flexion, forearm pronation, wrist flexion, thumb adduction with metacarpophalangeal joint extended. This is how the Walkman ischemic contracture looks like. Can you all appreciate it, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there is a classification of Ma'am, can VIC. you show that again? हाँ जी, Okay, ma'am. ठीक है। एल्बो का फ्लेक्शन है, फोरआर्म प्रोनेशन में है, रिस्ट फ्लेक्शन में है, Okay, आईपी ma'am. जो आईपी जॉइंट फ्लेक्शन में है, एमसीपी जॉइंट एक्सटेंशन में। देयर इज अ स्विच क्लासिफिकेशन ऑफ वीआईसी, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। आप जो कह रहे थे विकास कि मैम एफडीपी और एफपीएल ही जाता है, देयर इज अ क्लासिफिकेशन। माइल्ड में एफडीपी और एफपीएल जाता है, मॉडरेट में एफडीपी, एफपीएल, सुपरफिशियल फ्लिकर फ्लेक्सर, रिस्ट फ्लेक्सर और थंब फ्लेक्सर। सीवियर में फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, न्यूरोलॉजिक डेफिशिएंट, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ जॉइंट, स्किन स्कार्ड और बोन्स डिफॉर्म. So this is classification which is given by Swoods classification of VIC. T is silent in it. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Treatment is mild type में dynamic splinting और physiotherapy. Total excision if single muscle is involved. Moderate type में max space muscle sliding operation. This I will tell you again in the Monday's class. Okay. Then there will be neurolysis and tendon transfer. Severe में Siddons की carpectomy, arthrodesis of the wrist and amputation. Okay. Yes, ma'am. Okay, students. So I Yes, think ma'am. you can write Yes, a ma'am. 20-mark question on compartment syndrome now. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is it clear to everybody or not? So one by one, start revising what all we have discussed. चलो जल्दी से बताओ. Who will start? I want volunteers this time. So that I know how many of you are attending the class. बताओ. Ma'am, in this class you have started from the arteriovenous gradient theory. According to this theory, the increase in local tissue pressure reduces the local AV pressure gradient. Ma'am, these are inversely proportional and thus reduces the blood flow. When
Ma'am, or when blood flow diminished to less than metabolic demand of the tissue, then functional abnormalities result. And this is the cause of functional abnormality. When the blood flow diminished to less than the metabolic demand of tissue, then abnormality will occur. Then tissue threshold to ischemia. मैम आपने बताया था कि मसल्स में नर्व्स में फैट स्किन बोन में कितने आवर्स लगता है. मसल्स के लिए 4 आवर्स, नर्व के लिए 8 आवर्स, स्किन के लिए 24 और बोन के लिए 96 आवर्स. मैम उसके बाद फेसेक्टमी का स्टार्ट किया था. ठीक है, गुड. एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? Ma'am, you also told about the orthodromic and antidromic reflexes. Orthodromic is the reflex which runs along the axon, and the antidromic is the opposite of it. And in this, which we are studying, the compartment syndrome, antidromic reflex occurs. Okay. Next, anyone else wants to add? Bolo. Ma'am, you told about fasciotomy. The general rule is that it has to be released, and even if we later find out it's not necessary, it will just be left with scar. But अगर ma'am time पे नहीं हुआ, then it will lead to maybe loss of the limb, and there will be severe consequences. Yes. Anyone else? बताओ. अंजलि मिश्रा, अंजलि कुमारी. Ma'am, we talked about etiopathogenesis of compartment syndrome also, in which we saw a flow chart where it started from a trauma, and when it can lead to arterial occlusion or arterial spasms, then which can cause muscle ischemia, and there will be an histamine release, as well as the capillary permeability will be increased. Then this increase in capillary permeability and venous obstruction can cause intramuscular edema, which will in turn increase intramuscular pressure, and then there will be a venous lymphatic and arterial compression, which and also vasospastic antidromic reflex, which can cause which uh, takes us again at the arterial occlusion and arterial spasm. Yes. Anyone else wants to add? Ma'am, then we also discussed about chronic exertional compartment syndrome and Volkmann's ischemia. Chronic exertional में we studied the epidemiology ki it is common in athletes, young athletes and new military recruits, and it most commonly affects the anterior and lateral compartments, and usually a 2-year delay in the diagnosis is typical for it. और उसका डायग्नोसिस हमने पढ़ा कि प्री एक्सरसाइज के 1 मिनट वी मेजर द रेस्टिंग प्रेशर प्री एक्सरसाइज, आफ्टर 1 minute of the exercise, and after 5 minutes, so it ranges according to that. And yes. ठीक है. और anybody else wants to discuss something? बताओ. Yes, Rishabh, are you there in the class? Rishabh, Khushbu Bansal, Khushi Kapoor, Khushbu. बताओ बेटा. Are you all there in the class or not? Bhavya, you in this semester your responses have also been decreased. Bhavya, Shivanshu, Neha, you all are not. No, you are there, but your presence would be marked
physically and mentally, if you are giving me the answer, right? बताओ बताओ. Yes, this semester many of you are not active. Even Sara is not opening the camera. Rishabh, are you there? Rishika, Risha, Tanushri. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो. Ma'am, I have to tell whatever you discussed today. Yes, ma'am. You tell me, what have you learned from the class? Yes, ma'am. Firstly, we discussed about acute compartment syndrome, chronic exertional compartment syndrome, and Volkmann ischemic contracture. In Volkmann contracture, Volkmann ischemic contracture, you told us about, like, it is a claw-like deformity in which it is um, it is usually from an injury, and for chronic exertional compartment syndrome, you told us that it is because of it is because of it is a nerve condition. It causes pain and swelling, and this is a disability of affected muscles of the legs and arms. And acute compartment syndrome, you told us that there is it is because of a traumatic event in which a tissue pressure with a closed muscle exceeds. And you told us about etiopathogenesis, in which you told us about that how it occurs. You told us about antidromic and in antidromic reflex, you told us that whenever trauma occurs, there is a arterial occlusion and arterial spasm, which leads to muscle ischemia. Then there is a release of histamine, which leads to capillary permeability, and which leads to along with, there is a venous obstruction, which leads to intramuscular edema. Then there is a increase in intramuscular pressure, which leads to venous and lymphatic and arterial compression, which ultimately leads to vaso spastic antidromic reflex, which then again leads to arterial occlusion or arterial spasm. um yes, ma'am. Okay, good. Antima, Antima. Yes, ma'am. What I have to tell. Whatever you have understood from the class. Ma'am, then you told us about the treatment, and there was a white side technique from which we measure the pressure. And then there were signs and symptoms. There was 6P that you discussed about, that was pain, pallor, paresthesia, paralysis, and pulselessness. Symptoms was deep aching pain, and then treatment was fasciotomy, in which अगर हमें क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं तो हम डायरेक्ट फेशियोटोमी करेंगे, बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो 30 mmHg से प्रेशर ज़्यादा हो या फिर कम हो. अगर ज़्यादा होगा तो हम डायरेक्टली फेशियोटोमी करेंगे, और अगर कम होगा तो हम उसके वेट करेंगे और रिपीटेटिव एग्जामिनेशन करेंगे. तो इससे दो चीज़ें फर्दर होंगी कि या तो प्रेशर कम हो जाए, या फिर वी विल री एग्जामिन. अगर कम हो गया तो री एग्जामिन करना, और अगर ज़्यादा ही रहा तो फेशियोटोमी करेंगे. ठीक है. Anybody has any doubt in today's class? Please tell me.
No, ma'am. All understood, ma'am. Okay. So shall we wind up this class? Yes, ma'am.